गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम फिजिक्स के पहले दो वीडियो बना चुके हैं। दो वीडियो में फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा है आवेश के बारे में, परिचय पढ़ा है आवेश का, जैसा कि आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आवेश किसे कहते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है और विमा क्या होती है। दूसरा वीडियो में पढ़ा अपन ने आवेशित करना, वस्तुओं को आवेशित करना किस प्रकार से किया जाता है। जैसे मैंने 3 विधियां बताई, उसमें घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। और आज का जो थर्ड चैप्टर वीडियो है यह आपका लेसन नंबर 1 का है, थर्ड वीडियो है। इसमें अपन पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश की निश्चिरता और आवेश की योज्यता और कूलाम का नियम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए स्टूडेंट, मैं जितना ज़्यादा मैटर हो सकता है बोर्ड पे लिखना पसंद करता हूँ और लिखता भी हूँ बोर्ड के ऊपर ही। तो आप क्या करें, जो डेफिनेशंस वगैरह लिखी होती है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ताकि आपको नोट्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। आप डायरेक्टली नोट्स भी बना सकते हैं घर पे आप स्क्रीनशॉट लेकर। तो मैं जैसे बोलता हूँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप उसी टाइम पर क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। और आपको एक बार समझ नहीं आता है, आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, बार बार वीडियो को देखिए। जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे उतनी बार ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिजिक्स को याद नहीं करना है, समझ में आना चाहिए। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट 3 है इस चैप्टर का और पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है। गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेश के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। पहला गुणधर्म क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गुणधर्म आता है वो पहला गुणधर्म है इसका, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। दूसरा होता है आवेश, देखिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। और समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे प्लस है, ये प्लस है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और विपरीत आवेश क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, आकर्षित करेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है तो भी आकर्षित करेगा। दोनों माइनस माइनस है तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखिए, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, तीसरा प्रॉपर्टी जो आती है इसकी, आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता से क्या तात्पर्य है, देखिए आवेश की योज्यता से तात्पर्य है कि किसी भी निकाय पर जो कुल आवेश होता है वह उस निकाय पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये निकाय है, इस पर -2q, 3q, -q, 5q आदि आवेश हैं, तो इस पर कुल आवेश कितना होगा, बीजगणितीय योग। जैसे -2q + 3q + 5q और +-q, ये हो गया कुल आवेश। तो यहाँ पे -q + 3q + 5q -q, माइनस ये कितना हो गया, माइनस का 3q और 5 और 3 8q। तो कुल आवेश कितना हो गया इसमें,
इस पर कुल आवेश आ गया 5q। ये इसका कुल, इसे आवेश की योज्यता कहते हैं, आवेशों का योग कहते हैं। भाई आवेश एक अदिश राशि है तो आवेशों का योग कैसे करेंगे, उसका बीजगणितीय योग करते हैं। तो देखिए आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, योज्यता से तात्पर्य है कि, तात्पर्य यह है कि किसी निकाय पर कुल आवेश उस पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये होती है आवेशों की योज्यता, यानी कि किसी भी निकाय जो होता है उस पर उपस्थित जो आवेश होता है वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, कुल आवेश जो होता है। ओके, जैसे माना किसी वस्तु पर, किसी निकाय पर -q, -2q, 3q, 4q, -5q आदि आवेश हैं, तो निकाय पर कुल आवेश कितना होगा, तो निकाय पर कुल आवेश, तो निकाय पर कुल आवेश Q इज टू कितना हो जाएगा, -q, -2q, +3q, +4q, -5q। तो Q इज टू कितना आएगा कुल आवेश, -q, -2q, -3q, 4q, -5q। देखिए माइनस का कितना हुआ, 5 to 7 और 1 8, 8 तो हो गया माइनस का Q, और 4 और 3 प्लस का हो गया 7Q, तो टोटल आवेश कितना आ गया, -Q। यह उस निकाय का कुल आवेश है। यानी कि जो कुल आवेश जब कहीं भी निकालेंगे किसी भी निकाय पर, तो जितने आवेश हैं उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग निकाल लेंगे। यह हो गया अपना कौन सा, तीसरा गुणधर्म। अब आता है चौथा गुणधर्म, आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता, निश्चरता मतलब किसी निकाय पर जो आवेश होता है वह गतिमान अवस्था में और स्थिर अवस्था में, दोनों स्थितियों में क्या होता है, बराबर होता है। दोनों अवस्था में जो आवेश होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसे आवेशों की निस्थिरता कहते हैं। अर्थात Q गतिमान बराबर Q स्थिर, अर्थात स्थिर अवस्था में आवेश बराबर गतिमान अवस्था में आवेश। इसे आवेशों की क्या कहते हैं, निश्चितता कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात आप क्या करेंगे, इसको अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे और जब कल भी अपन स्कूल रीओपन होगी तो हम पहले आपका ये होमवर्क देखेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स। मिटा दे अब इसको, चलो देखिए इसको अब मिटा देते हैं और 4 गुणधर्म पढ़ लिए, 5वां गुणधर्म पढ़ेंगे।
पांचवा गुणधर्म है आवेश संरक्षण। विद्युत आवेश क्या होता है? एक संरक्षित रहता है। और आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण कहते हैं। देखिए कौन सा है ये? 5 आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण से यह तात्पर्य है कि किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। इसे क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण कहते हैं। या अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। इसे एक निकाय से, इसे मतलब आवेश को एक निकाय से दूसरे निकाय में, स्थानांतरित किया जा सकता है। इसको मैं अभी आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए आवेश संरक्षण का मतलब होता है कि आवेश किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, तो देखिए कैसे स्थानांतरित संरक्षित रहता है आवेश। इसका एक एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दो बॉडी है, ये दो बॉडी, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। इन दोनों को अपन को क्या करना है? आवेशित करना है। तो अपन क्या कराएंगे? घर्षण कराएंगे। देखिए मैंने पहले बताया कि प्रारंभ में दोनों जो बॉडी है वह उदासीन है, अनावेशित है। इसके पास भी जीरो आवेश है, इसके पास भी जीरो आवेश है। और इसको क्या करना चाहते हैं? दोनों बॉडी को अपन आवेशित करना चाहते हैं। तो आवेशित करने के लिए अपन क्या करवाएं? घर्षण करवाते हैं। तो एक बॉडी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्यागती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह धनावेशित हो जाती है, जो त्यागती है वह धनावेशित हो जाती है, और जो ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। अब जितने इलेक्ट्रॉन यह त्यागती है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन ये क्या करती है? ग्रहण कर लेती है। तो इस पर क्या हो जाता है? ऋणात्मक आवेश आ जाता है। जितना इस पर ऋणात्मक आवेश आता है उतने का उतना इस पर कितना आ जाता है? धनात्मक आवेश हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है वो के वो इलेक्ट्रॉन ये क्या करती है? ग्रहण करती है। अब ये दोनों बॉडी क्या हो गई? आवेशित हो गई। इस पर मान लीजिए कितना है? धनात्मक आवेश है, उतने का उतना, इसके पास क्या है? ऋणात्मक आवेश है। तो देखिए आवेशन के पश्चात जब दोनों बॉडी आवेशित हो जाती है तो कुल आवेश कितना है? धनात्मक प्लस ऋणात्मक जीरो। और घर्षण से पहले, आवेशन के पहले भी क्या होता है? इसके पास जीरो और इसके पास जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो। तो देखिए आवेशन से प्रारंभ में भी क्या कुल आवेश जीरो है और बाद में भी कुल आवेश कितना है? जीरो है। अर्थात बॉडी का जो आवेश होता है, निकाय का जो आवेश होता है वह संरक्षित रहता है। इसे ही क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E माइनस ई। एग्जाम्पल देखिए इसका, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस ई, प्रोटॉन पे होता है प्लस ई। ये दोनों जब मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? निरस्त कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसको,
उदासीन हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है, आवेश शून्य हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलता है तो दो फोटोन उत्सर्जित होते हैं। फोटोन का कुल आवेश कितना है, फोटोन का आवेश है 0 है। अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश कितना हुआ, 0। यहां पर देखिए -E + E, तो कुल आवेश कितना हुआ, कुल आवेश आ गया 0। तो अभिक्रिया से पहले भी 0 और पश्चात भी 0, यानी कि आवेश कभी भी परिवर्तित नहीं रहता है। बॉडी का आवेश जो आवेश होता है वह हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लीजिए। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 9238, यूरेनियम 9238 यानी ये क्या करता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है 2He4। ये हीलियम नाभिक है, इसको क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। जब यूरेनियम अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो क्या हो जाता है, थोरियम बढ़ जाता है। द्रव्यमान संख्या में 4 कम हो जाएगा तो 234, और द्रव्यमान संख्या में वो क्या, परमाणु क्रमांक में या प्रोटॉनों की संख्या में कितना कम हो जाएगा, 2। तो यहां पे कितना बच जाएगा, 90। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 92 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अभिक्रिया से पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 92 इलेक्ट्रॉन, इतना आवेश है। और अभिक्रिया के पास में बाद में कितना है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 90 इलेक्ट्रॉन। अभिक्रिया से पहले कितना था, 92 इलेक्ट्रॉन, और अभिक्रिया के बाद में कितना हो गया, 92 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अभिक्रिया संपन्न हुई तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसे क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण कहते हैं। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और स्टूडेंट्स बार बार क्या करते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। ओके, अब आते हैं अपन 6 नंबर का इसका आवेश का गुणधर्म, और वो क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। देखिए कभी कभार बोर्ड में इसका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। देखिए आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है। आवेश का सबसे छोटे से छोटा मान जो होता है, आवेश का सबसे छोटे से छोटा जो मान होता है वो होता है E = 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये होता है आवेश का सबसे छोटे से छोटा मान होता है। अब देखिए अपन क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि जब घर्षण कराया जाता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी त्यागती है और दूसरी बॉडी ग्रहण करती है। तो जब कभी किसी बॉडी को घर्षण करवाते हैं तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन त्यागती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अब कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, 1 2 3 4 5 6। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगी, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगी। जो इलेक्ट्रॉन का जो सबसे छोटा मान होता है E, यही त्यागेगी। E/2 कभी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन आवेश को कभी आधा नहीं किया जा सकता है। आवेश हमेशा क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, और इसे ही क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। देखिए कैसे आवेश का क्वांटीकरण होता है। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है, वो आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से यह तात्पर्य है कि किसी निकाय पर आवेश, किसी निकाय पर आवेश या कुल आवेश भी लिख सकते हैं, किसी निकाय पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। समझने की बात है ये,
पूर्ण गुणज होता है। अब कैसे होता है पूर्ण गुणज? देखिए, आवेश के क्वांटिकरण से क्या तात्पर्य है कि किसी निकाय पर कुल आवेश, निकाय पर जो आवेश उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब 1 2 3 4 5, या तो 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 6 गुना, 100 गुना, कभी भी 1.5 गुना नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, आधा कभी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पूरा ही होता है। अर्थात निकाय पर कुल आवेश, निकाय पर कुल आवेश Q इजुकल्स टू प्लस माइनस एन ई, जहां n क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या होता है? ये फंडामेंटल चार्ज है। अब हिंदी में तो मेरे को पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। वैसे ये होता है फंडामेंटल चार्ज, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है Q इजुकल्स टू एन ई। कभी भी अर्थात जो बॉडी होती है, अर्थात निकाय पर आवेश Q 2Q 3Q 12Q 100Q, Q नहीं E, 3E 12E 100E आदि हो सकता है, आदि हो सकता है। कभी भी निकाय पर कभी भी 1.2E E/2 3/4E नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमेशा n क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको एक बात बता दें, इस बुक का ये पहला फॉर्मूला है, तो आप इसको ऑलवेज याद रखिए। मैंने इंडिकेट कर दिया, पहला फॉर्मूला है इस बुक का। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। चले आगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्या होता है। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं इसका ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आप बेटा पिछले जो स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, जो अब एग्जाम हो गई उनकी फिजिक्स की बोर्ड की, उनसे आप बुक भी ले सकते हैं। उस बुक में से आप रीडिंग भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। वो का वो आपको यहाँ पे मिल रहा है एज इट इज। तो देखिए इस बुक का पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्या है। देखिए मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे क्यों डाला है, कई लोग तो फिजिक्स थ्योरी से यानी फिजिक्स से न्यूमेरिकल निकालते हैं, और अपनों को क्या करना है, न्यूमेरिकल से फिजिक्स सीखना है। तो न्यूमेरिकल इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स का नॉलेज लेना है तो न्यूमेरिकल भी आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है कि एक कूलाम आवेश में, आवेश की वैल्यू दे रखी है यहां पे, एक कूलाम आवेश में, ये आवेश की वैल्यू दे रखी है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, एन की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है, यहां पे दिया हुआ क्या है, आवेश
निकाय का आवेश Q बराबर कितना है 1 कूलम, और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या N बराबर अपने को ज्ञात करना है। वी नो दैट आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से क्या होता है, Q इजिकल्स टू एनी, एन कोई सा ले सकते हैं, Q इजिकल्स टू एनी, Q इक्वल टू कितना है 1, N इक्वल टू ज्ञात करना है, और E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 फंडामेंटल चार्ज, आवेश का सबसे छोटा मान। कई लोग पूछते हैं आवेश का सबसे छोटा मान क्या है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देखिए यहां पे लिख दीजिए 10⁻19, n अपने को ज्ञात करना है, तो n बराबर आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19, और इसको जब सोल्व करेंगे आए तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, 1 कूलम चार्ज में। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इसके बाद ही चलते चलते एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या होता है। एक अपने पास में नाइट्रोजन का नाभिक है 7 नाइट्रोजन 40, क्या है, नाइट्रोजन का नाभिक है 7 नाइट्रोजन 14 में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 7। देखिए ये प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये 7 क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। लेकिन अपन जानते हैं कि जो परमाणु जो होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, देखिए 7 नाइट्रोजन 14 में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n = 7। निकालना क्या है, 7 नाइट्रोजन 14 पर आवेश, ये तो ज्ञात करना है। Q = ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, सही। तो आवेश के क्वांटीकरण से क्या होता है, आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से क्या होता है, Q = Ne, ओके, और E = कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो Q = कितना हो गया, N की वैल्यू कितनी है 7, ये 7 यहां पर रख दिया, इंटू E कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। मैंने जब आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाया था तो यहां पे ऐसे लिखा था +-Ne, जो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो मैंने यहां पे पहले प्लस का निकाल लेते हैं। 6 7 42 हासिल की 4, 7 × 7 और 4 11.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ये धनात्मक आवेश है, और इतने का इतना ही क्या होता है, ऋणात्मक भी आवेश होता है। अर्थात ये जो 7 नाइट्रोजन 14 जो है वो उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है, जितना इसके पास में 11.2 इंटू 10⁻19, जितना इसके पास में क्या है धनात्मक आवेश है, उतने का उतना ही इसके पास में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश है। ये तो धनात्मक आवेश है,
और ऋणात्मक कितना है, ऋणात्मक हो जाएगा -11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इसका ऋणात्मक आवेश है। ओके, एक बात और देख लेते हैं अपन इसके अंदर, उतार लो इसको, स्नैपशॉट ले लो। स्नैपशॉट हो गया, मिटा दे फिर इसको, चलो मिटा देते हैं इसको अपन। ये लो, इसको मिटा दिया है। अब अपन पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। क्या बात पढ़ेंगे, नोट डाल के लिखेंगे उस बात को। नोट क्या है इसका, देखिए नोट क्या है, किसी भी आवेशित वस्तु, आवेश जो होता है आवेश, वो बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता है। आवेश बिना द्रव्यमान के पॉसिबल नहीं है, जबकि द्रव्यमान बिना आवेश के भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आवेश होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का वो द्रव्यमान होता है, सॉरी द्रव्यमान है। तो आवेश जो होता है वो बिना द्रव्यमान के पॉसिबल नहीं है, अस्तित्व में नहीं रह सकता है। जबकि द्रव्यमान जो होता है वो बिना आवेश के भी हो सकता है। जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं होता है, आवेश नहीं होता है। तो इसको आप लिख लेना, नोट नंबर फर्स्ट में लिख देना कि किसी भी आवेश का, आवेश बिना द्रव्यमान के अस्तित्व में नहीं रहता है, जबकि द्रव्यमान बिना आवेश के अस्तित्व में रह सकता है। नोट नंबर 2, जब किसी वस्तु को ऋणात्मक आवेश से आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को ऋणात्मक आवेश से आवेशित किया जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसके आवेश में, उसके द्रव्यमान में, सॉरी आवेश में नहीं, उसके द्रव्यमान में कुछ वृद्धि हो जाती है, चाहे बिल्कुल क्षणिक वृद्धि, चाहे से बिल्कुल बहुत ही माइनर वृद्धि हो, लेकिन उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन का चूंकि आवेश होता है, वो द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान होता है तो उसके पास में, ऋणावेशित वस्तु के पास में कुछ द्रव्यमान भी चला जाता है, तो उसके वास्तविक द्रव्यमान से कुछ द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, अपने पास में मान लीजिए क्या है, कोई वस्तु है, उसको धनावेशित करना है तो उसको क्या करेंगे, अपन उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जब कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाती है। तो अगर अपन किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में अल्प वृद्धि हो जाती है, और किसी वस्तु को धनात्मक आवेशित कर रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में क्षणिक या अल्प कमी हो जाती है। लेकिन इसको गणना में अपन नहीं लेते हैं, नॉलेज के लिए इसको जरूर आपको याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहां पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि घर्षण द्वारा अपन क्या करते हैं, वस्तुओं को आवेशित करते हैं। लेकिन धात्विक वस्तुएं जो होती है, धातु यानी चालक जो होता है, उसको दो, ये मान लीजिए ये भी चालक है, ये भी चालक है, दोनों चालक को अगर अपन क्या करवाएं, घर्षण करवाते हैं तो घर्षण द्वारा उनको आवेशित नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी चालक को, वो यानी कि धातु को अपन घर्षण द्वारा आवेशित करना होता है, तो जो इससे घर्षण करवाएंगे वह वस्तु क्या होनी चाहिए, कुचालक होनी चाहिए। अब दोनों अगर मान लीजिए धातु है, दोनों चालक ही है, धातु है, उनको अपन घर्षण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब उनको घर्षण करवाते हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, दूसरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। लेकिन इनकी चालकता के गुण के कारण इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, वापस प्रवाह हो जाता है।
पुनर्प्रवाह हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, त्याग रही है, लेकिन इसके टच में है तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये क्या करेगी, उन इलेक्ट्रॉनों को वापस यहां से पुनर्वेग वापस क्या ले लेती है, जिसके कारण दोनों क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो दोनों धनात्मक वस्तुएं हैं, उनको कभी भी आवेशित नहीं किया जा सकता है घर्षण द्वारा। यानी कि अगर घर्षण द्वारा किन्हीं भी वस्तुओं को आवेशित करना है तो उनमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वस्तुएं हैं उनमें दोनों धातु नहीं होनी चाहिए, चालक नहीं होना चाहिए, एक कुचालक होना चाहिए। जबकि कुचालकों को आप क्या करा सकते हैं, घर्षण द्वारा आवेशित करवा सकते हैं। एक बात और बता देते हैं आपको चलते हाथी, ये बेटा मैंने नोट जो लिखा है वो समझ में आ गया ना, मैं एक बार और समझा दूंगा लास्ट एंड फाइनल इसको, जब भी मैं पढ़ाऊंगा इसको। देखिए मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसमें से अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यह धनात्मक आवेशित हो जाएगी, धनात्मक आवेशित हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। और अपने पास में मान लीजिए कोई दूसरी वस्तु है, इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यह क्या हो जाएगी, ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी। ओके, तो इसका कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी वस्तु को 6 गुणा 10 की पावर, या 6 नहीं 4.8 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम आवेश से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ऋणावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इसका एक क्वेश्चन भी बन सकता है। मैंने नोट में आपको बताया था आवेश क्या होता है, बिना द्रव्यमान के अस्तित्व में नहीं हो सकता है, जबकि द्रव्यमान क्या होता है, अस्तित्व में रह सकता है बिना आवेश के। मैं एक बात और इसमें बताना चाहता हूं, आपको क्लियर करना चाहता हूं कि द्रव्यमान जो होती है पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है। द्रव्यमान जो होती है पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है। कोई पूछते द्रव्यमान किससे मिलकर बना है, तो द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही होता है, आप द्रव्यमान को परिभाषित नहीं कर सकते, ये तो मूलभूत इकाई है पदार्थ की। इसी प्रकार से आवेश भी क्या होता है, पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है। अब द्रव्यमान में आवेश में क्या अंतर होता है वो आपको मैं बता देता हूं। यहां पे द्रव्यमान और आवेश में क्या संबंध होता है, देखिए द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर, क्या अंतर होता है दोनों में, द्रव्यमान में। इधर तो लिख दिया मैंने आवेश और इधर लिख दिया द्रव्यमान। देखिए आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि द्रव्यमान क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा ये क्या होता है, द्रव्यमान होता है। देखिए दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, आकर्षण भी हो सकता है और दो आवेशों के मध्य क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। जबकि द्रव्यमानों के मध्य, दो द्रव्यमानों के मध्य सिर्फ क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। द्रव्यमान जो होता है गतिशील अवस्था में स्थिर और गतिमान अवस्था में क्या होता है, आवेश बराबर होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वस्तु गतिशील हो या स्थिर हो। स्थिर अवस्था में और गतिमान अवस्था में दोनों ही कंडीशंस में आवेश क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान गति के साथ साथ परिवर्तित होता है। देखिए वस्तु के दो द्रव्यमान होते हैं, एक तो होता है कौन सा, स्थिर द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, और एक होता है गतिशील अवस्था में द्रव्यमान। देखिए ये मान लीजिए गतिशील द्रव्यमान है और ये वास्तविक द्रव्यमान है, v² अपॉन c² का अंडर रूट। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति
अब इसको देखिए यहां पे, ये क्या होता है, कम होता है, ये स्थिर द्रव्यमान एम नॉट होता है स्थिर द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान और विराम द्रव्यमान, इसको विराम द्रव्यमान भी कहते हैं। और एम क्या है, गति की अवस्था में द्रव्यमान। मान लीजिए किसी, अब इसको अगर सोल्व करना चाहिए तो अपन कैसे करेंगे, m बराबर एम नॉट, इधर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आएगा ना। अब देखिए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है, वेग जो होता है प्रकाश के वेग से अधिक नहीं होता, प्रकाश के वेग से कम होता है, इसलिए क्या हो जाता है, द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का जो पार्ट 3 है, इसको आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए। आप जब तक वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर वीडियो को आप 1-2 बार देखते हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। 2-3-4 बार वीडियो को देखिए। वीडियो को जितनी बार देखेंगे, अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे। वैसे नोट्स हम लोग भी अवेलेबल कराएंगे आप लोगों को, लेकिन उन नोट्सों को ध्यान में रखकर आप खुद ही यहाँ से नोट्स बनाइए। जो हमारी वॉइस आती है उसमें से नोट्स बनाइए, कुछ मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, बुक पढ़िए और बार बार वीडियो को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपन कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें कूलाम के नियम पढ़ेंगे, कूलाम के नियम से संबंधित आगे और भी चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।